स्वागत। आज हम एक बहुत अहम विषय पर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय संविधान के आपात उपबंध। नमस्कार। हाँ, ये वो प्रावधान है जो संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। बिल्कुल। हमारे पास राजनीति शास्त्र के कुछ नोट्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रावधान कैसे काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमारा संविधान, जो आमतौर पर संघीय है, हाँ, मतलब राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो आपातकाल में एकात्मक रूप ले लेता है। मतलब सारी शक्ति केंद्र की ओर। सही। चलिए इसी को खोलकर समझते हैं। अच्छा, इनके स्रोत भी तो दिलचस्प है। हाँ, प्रशासनिक डिटेल ज्यादातर भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। और वो मूल अधिकारों के निलंबन वाला आइडिया, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रभावित है। एक तरह से जरूरी शक्तियों का मिश्रण है ये। तो संविधान में मूलतः 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं, है ना? हाँ, 3। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 को लेते हैं। ये कब लगता है? इसके आधार हैं युद्ध, भारी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। अच्छा, यहाँ वो बदलाव हुआ था ना, पहले आंतरिक अशांति था। हाँ, बिल्कुल। 44वें संशोधन से आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, शायद इसे और ठोस बनाने के लिए। और इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब मंत्रिमंडल उन्हें लिखित में सिफारिश दे। ये लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित सिफारिश। और क्या इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, न्यायिक समीक्षा संभव है। ये मनमानी रोकने के लिए जरूरी है। ये लिखित सिफारिश वाली बात शायद 1975 के अनुभव के बाद आई। बिल्कुल, ताकि ये फैसला सामूहिक हो। घोषणा के बाद 1 महीने के अंदर संसद से मंजूरी चाहिए होती है। और वो भी विशेष बहुमत से, है ना? हाँ, दोनों सदनों से उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। हाँ। फिर ये 6 महीने तक लागू रहता है। और आगे बढ़ाने के लिए फिर से वही प्रक्रिया, 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है। इसके असर क्या होते हैं? राज्य सरकारों का क्या होता है? राज्य सरकारें भंग नहीं होती, पर वो पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। और मूल अधिकारों का वो सबसे बड़ा असर है शायद। हाँ, वो बहुत गंभीर है। अनुच्छेद 358 के तहत अगर आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगा है, तो अनुच्छेद 19 वाले अधिकार जैसे बोलने की आजादी वगैरह अपने आप निलंबित हो जाते हैं। अपने आप? अच्छा। और अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति एक अलग आदेश निकालकर कुछ और मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार छीन सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। हाँ, अनुच्छेद 20 और 21, यानी अपराधों में सजा से संरक्षण और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये कभी निलंबित नहीं होते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का अधिकार बना रहता है। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि कुछ अधिकार कितने बुनियादी हैं। यही वो संतुलन वाली बात आती है, सुरक्षा और अधिकारों के बीच। भारत में ये लगा है कभी? हाँ, 3 बार। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। और इसे खत्म कैसे करते हैं? राष्ट्रपति खुद वापस ले सकते हैं, या अगर संसद समय पर मंजूरी ना दे, या फिर लोकसभा। हाँ, अगर लोकसभा साधारण बहुमत से इसे हटाने का प्रस्ताव पास कर दे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। हाँ, ये तब लगता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। मतलब राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही। हाँ, या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या राष्ट्रपति को खुद ऐसा लगे। एक और आधार भी है शायद, अनुच्छेद 365। हाँ, अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। इसकी प्रक्रिया राष्ट्रीय आपातकाल से थोड़ी अलग है ना? हाँ, फर्क है। घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद की मंजूरी चाहिए। और बहुमत? यहाँ साधारण बहुमत काफी है, दोनों सदनों में अलग अलग। विशेष बहुमत नहीं? अच्छा, नहीं। और मंजूरी मिलने पर ये 6 महीने चलता है। इसे कब तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 3 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद बढ़ाने के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे कि? या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या फिर चुनाव आयोग ये कहे कि उस राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। इसका इस्तेमाल तो काफी विवादास्पद रहा है कई बार। हाँ, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों में ये एक संवेदनशील पहलू है।
और जब ये लगता है तब क्या होता है राज्य में? राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, मतलब केंद्र सरकार चलाती है। विधानसभा निलंबित या भंग भी हो सकती है। और कानून? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। देश पूरी तरह एकात्मक हो जाता है उस राज्य के संबंध में। ठीक है। और अब तीसरा और आखिरी वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। हाँ, ये तब लगता है जब भारत की वित्तीय स्थिरता या साख मतलब क्रेडिट खतरे में हो। इसकी मंजूरी प्रक्रिया कैसी है? घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से मंजूरी चाहिए। और ये कितने समय तक चल सकता है? इसकी कोई अधिकतम समय सीमा तय नहीं है, जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। क्या ये कभी लगा है भारत में? नहीं, आज तक वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। ये अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये तीनों प्रावधान, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ये केंद्र को असाधारण शक्तियां देते हैं ताकि देश मुश्किल हालात का सामना कर सके, चाहे वो बाहरी खतरा हो, आंतरिक गड़बड़ी हो या आर्थिक संकट। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी समझे गए। लेकिन जैसा हमने कहा, ये हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्यों के अधिकारों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो संतुलन बहुत नाजुक है। ये जो संघीय ढांचे का अस्थायी रूप से एकात्मक बनना है, वो संकट के समय तेज और निर्णायक कार्रवाई के लिए जरूरी माना गया। तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी देश के पास इतनी शक्तिशाली आपातकालीन शक्तियां हों, तो वो ये कैसे सुनिश्चित करे कि इनका इस्तेमाल सोच समझकर केवल जरूरत पड़ने पर ही हो? हाँ, ताकि राज्यों की स्वायत्ता भी बनी रहे और नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता पर भी बेवजह आंच न आए। ये एक निरंतर चलने वाली बहस है।